हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो से रिलेटेड हमने एक सेशन कवर करा था जहां पर मैंने आपको सभी के सभी लॉन्चिंग व्हीकल काफ़ी डिटेल में डिस्कस करवाए थे। होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा। और उस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि स्पेस में इसरो का किस तरह से हमें डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, और इसरो ने कहाँ से स्टार्ट करा था और आज किस हद तक इसरो डेवलप कर चुका है। और जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं जो हम न्यूज़ में देखते हैं, जैसे इसरो के द्वारा अगर कोई भी सेटेलाइट को लॉन्च करा जाता है तो हम देखते हैं ना, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट। तो इसमें हमेशा से हमें कन्फ्यूज़न रहती है। तो जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं, पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो हमने सभी की सभी टर्म्स भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी थी। और जितने भी लॉन्चिंग व्हीकल हैं उसमें हमेशा हमें कन्फ्यूज़न होती है। जैसे फर्स्टली हम यूज़ करते थे सॉलिड प्रोपल्शन का, और उसके बाद हमने सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और जेएसएलवी में हम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन का यूज़ करते हैं। तो इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है और ये किस तरह से यूज़ करे जाते हैं, तो उस सेशन में हमने काफ़ी डिटेल में कवर करे थे। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो के द्वारा रिसेंटली एक यहाँ पर सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट करा गया था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लेकर। हालांकि प्रोटोटाइप टेस्ट था और सॉफ्ट लैंडिंग भी इसकी करवाई गई है इसरो के द्वारा। और 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यहाँ पर इस टेस्ट पर वर्क किया था, इसरो, डीआरडीओ एंड आईएएफ। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना होगा कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता क्या है। अभी जो इसरो के चेयरमैन हैं सोमनाथ जी, उन्होंने कहा था कि इसरो वर्क कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल पर। अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल क्या होते हैं? हम एक लॉन्चिंग व्हीकल से मल्टीपल टाइम सेटेलाइट को लॉन्च कर पाएँ। अभी के लिए क्या होता है कि हम लॉन्चिंग व्हीकल से सेटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं, और सेटेलाइट को लॉन्च करने के बाद जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका जो भी बेसिकली डेब्री है वो ओशन में जाकर गिर जाता है और उसको हम फिर से लॉन्च नहीं कर पाते। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि इसरो ने 2 मिशन लॉन्च करने थे और हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल एक ही है, और हमने एक तो मिशन लॉन्च कर दिया और दूसरे मिशन के लिए हम लॉन्चिंग व्हीकल बना रहे हैं। तो इसके लिए काफ़ी टाइम भी जाएगा, काफ़ी कॉस्ट भी जाएगी। अगर एक ही लॉन्चिंग व्हीकल से हम काफ़ी बार मिशन लॉन्च कर पाएँ या काफ़ी बार सेटेलाइट को लॉन्च कर पाएँ, तो डेफिनेटली इससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी और टाइम भी बचेगा। अभी के लिए इसरो एक लॉन्चिंग व्हीकल से सेटेलाइट तो काफ़ी सारी लॉन्च कर पाता है, लेकिन मल्टीपल टाइम उस लॉन्चिंग व्हीकल को हम यूज़ नहीं कर पाते। ऐसा स्पेस एक्स करता है। स्पेस एक्स का आपने सुना होगा, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, और इसी के थ्रू काफ़ी सारा पैसा भी कमाता है स्पेस एक्स। अब यहाँ पर इसरो भी नेक्स्ट जनरेशन रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप कर रहा है, और इसके लिए यहाँ पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी। जैसे क्रायोजेनिक की मैंने बात करी, तो क्रायोजेनिक के साथ साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन लिक्विड है उसका यूज़ करेगा, कैरोसिन लिक्विड का यूज़ करेगा। कैसे करेगा इस सेशन में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू हम सेटेलाइट को लॉन्च कराते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और देन हम सेशन को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल विल बी यूज्ड फॉर द अपकमिंग गगनयान मिशन। और सेकेंड स्टेटमेंट है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इज इंडियाज फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइंग टेस्ट बेड डेवलप्ड फॉर इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। होपफुली दोनों ही स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी होंगी। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग जो ये गगनयान मिशन की बात कर रहे हैं, मतलब इस स्टेटमेंट में, तो ऐसा यहाँ पर काफ़ी जगह आपने सुना भी होगा कि इसरो जो नेक्स्ट जितने भी मिशन लॉन्च करेगा वो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल से ही करेगा। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये हम इस सेशन में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कब तक ये रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल हमारा बन जाएगा और गगनयान में यूज़ होगा कि नहीं होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। और बार बार मैं यहाँ पर टर्म यूज़ करूँगा RLTD, तो इसको लेकर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो चलिए अभी के लिए हम यहाँ पर बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, RLVTD is a part of efforts of ISRO at developing essential technology for fully reusable launch vehicle to enable low cost access। अब ये तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर हम एक ही लॉन्चिंग व्हीकल को बार बार यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो हमारी कम लगेगी, जितने भी हम मिशन लॉन्च करना चाहते हैं। अब RLVTD जो बेसिकली इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको याद रखना है हाइपरसोनिक फ़्लाइट, और उसके बाद ऑटोनोमस लैंडिंग, रिटर्न फ़्लाइट, एक्सपेरिमेंट एंड पावर्ड
क्रूज फ्लाइट एंड उसके बाद स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो स्क्रैमजेट को लेकर डाउट्स होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और देन उसके बाद अगर हम समझें, इस मिशन को लॉन्च करा गया था DRDO, इसरो एंड IAF के द्वारा। IAF बोले तो इंडियन एयरफोर्स। अब यहाँ पर अगर 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस मिशन को लॉन्च कर रही है तो डेफिनेटली ये मिशन की सक्सेसफुल, तो हमें जो रेट देखने को मिल रहा था वो तो 100% ही होना था। और इसरो के जितने भी मिशन अभी के लिए लॉन्च करे गए हैं उसमें अगर हम सक्सेसफुल रेट देखें तो 95% के आसपास है। और कहाँ से लॉन्च करा गया था तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ऑफ द DRDO इज़ कर्नाटका रीजन, कर्नाटका चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट रीजन। और ये जो एक्सपेरिमेंट अभी के लिए कंडक्ट करा गया है ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो कंडक्ट करा गया था 2016 में। अब इसमें क्या बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ना, इसकी जो लैंडिंग है वो बे ऑफ बंगाल में हुई थी। और जो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट अभी के लिए कंडक्ट कराया गया है ये सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हमें देखने को मिली है, मतलब लैंड पर। और सॉफ्ट लैंडिंग हम चंद्रयान सेकंड की भी करवाना चाहते थे, लेकिन बहुत ही नियर अबाउट जाकर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाए। अब सॉफ्ट लैंडिंग कितनी ज़रूरी है आप उससे भी कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, हालांकि टॉपिक अलग है, जस्ट एक रिलेट कर सकते हैं। अब IAF टीम जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही थी इस मिशन में, इसमें हेड कर रहे थे वुमेन। हालांकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया। और IAF के द्वारा 2.3 किलोमीटर से या फिर 2.4 किलोमीटर से यहाँ पर ये जो RLV LAX है इसको गिराया गया था और इसने फिर फर्दर सॉफ्ट लैंडिंग करी। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपने अच्छे से ध्यान रखना है। इट मस्ट ट्रेवल द डिस्टेंस ऑटोनॉमसली, गेन वेलोसिटी, मेंटेन कंट्रोल एंड कम इन लाइक एनी टिपिकल एयरक्राफ्ट। जैसे कि सभी की सभी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हमें देखने को मिलती है ना, सेम वैसी ही लैंडिंग हमें इसकी देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें अभी के लिए यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लेकर। और ऐसा इसरो के द्वारा कहा जा रहा है कि 3 एक्सपेरिमेंट हो होंगे और उसके बाद ही हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को यूज़ में ला पाएंगे, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है उसको यूज़ में ला पाएंगे। अब ये 3 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से अभी होने बाकी हैं? रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट REX, उसके बाद पावर्ड क्रूज फ्लाइट एंड स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट। स्क्रैमजेट बार बार यूज़ हो रहा है, ये हमारे समझना बहुत ज़रूरी है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। अगर रीयूजेबल हम लॉन्च व्हीकल का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हमें कम देखने को मिलेगी। रिलायबल है, ऑन डिमांड है, मतलब कभी भी अगर हमें सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो हम कर सकते हैं। और इंडिया जो अदर कंट्रीज़ की सैटेलाइट लॉन्च करता है बहुत ही कम रेट पे, अगर हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल ऐसा बन पाएगा उसके बाद हम यहाँ पर इसको एज अ कॉमर्शियल वे में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको अदर कंट्रीज़ की सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर इसमें इसको बनाने में जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह से हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा वेट है। अब रीयूजेबल स्टेज पर अगर हम यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल बना रहे हैं तो डेफिनेटली हमें प्रोपल्शन ऐड करने होंगे। अब फ्यूल तो ऐड ऑन करना होगा ना, तभी तो वो वापस ला पाएगा। साथ साथ यहाँ पर कुछ सिस्टम ऐड ऑन करने होंगे, जैसे एक तरह से आप यहाँ पर समझ लो कि जो नेविगेशन सिस्टम होते हैं वो हमें ऐड ऑन करने होंगे और प्रोपल्शन जैसे कि मैंने आपको बताया। और साथ साथ हमें यहाँ पर लैंडिंग गियर ऐड ऑन करने होंगे एंड पैराशूट सिस्टम भी ऐड ऑन करना होगा। और भी बहुत सारे यहाँ पर हमें कंपोनेंट्स ऐड ऑन करने होंगे जिससे वेट ज़्यादा हो जाएगा। और रिफर्बिशमेंट, अब जब एक बार एक सैटेलाइट को भेजा जाएगा उसके बाद जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसको फिर से यूज़ में लाया जाएगा, तो उसके लिए उसको प्रिपेयर करा जाएगा। और हो सकता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिले। और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि अगर जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो पहले की तरह वर्क ना करे, तो ये कंडीशन हमारे सामने हमें देखने को मिलेंगी। ये चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक नेक्स्ट जनरेशन में एंटर कर जाएंगे अगर हमने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल को बना दिया। और इसरो 2 एक्सपेरिमेंट कर चुका है, सिर्फ 3 एक्सपेरिमेंट बाकी हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2030 तक हम इस एक्सपेरिमेंट को बना देंगे। अब देखिए, गगनयान में तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि गगनयान तो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च करना है। लेकिन इंडिया अगर मान लो कि अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है फॉर फ्यूचर,
तो उसमें इसको यूज़ करा जा सकता है। अब स्पेस स्टेशन में तो हम अगर मान लो कि हमने कुछ भी चीज़ पहुंचानी है तो हम ईज़िली पहुंचा पाएंगे अगर हमारे पास इस तरह का लॉन्चिंग व्हीकल होगा। और ये हमने प्रीवियस सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था कि इंडिया ने फर्स्टली लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा बनाया था, SLV। अब इसमें जो पेलोड कैपेसिटी है वो बहुत कम थी, 40 kg, और यहाँ पर जितने भी प्रोपल्शन यूज़ करे जा रहे थे वो सभी के सभी सॉलिड थे। अब सॉलिड के केस में एक ही प्रॉब्लम थी कि जैसे ही यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल को स्टार्ट करा जाता था और यहाँ ये जो फ्यूल सॉलिड की फॉर्म में हमें देखने को मिलता था, अब ये जैसे ही बर्न होना स्टार्ट होता था तो ये सारा का सारा जो बॉक्स है ये बर्न हो जाता था। और इससे कहीं ना कहीं जो एक हम लॉन्चिंग व्हीकल की जो स्पीड है या फिर उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। मैंने एग्जांपल भी दिया था प्रीवियस सेशन में आपको कि आप कार या मोटरसाइकिल चला रहे हो और आप फुल स्पीड पे चला रहे हो, अगर कोई मोड़ आएगा तो आप उसको कट करने में, मतलब मोड़ मुड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी स्पीड को कम करना होगा, अदरवाइज़ तो कहीं ना कहीं हम मोड़ मुड़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो मोड़ मुड़ने के लिए हमें स्पीड कम करनी होगी। ऐसे ही यहाँ पर जो डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर स्पीड कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि सॉलिड फ्यूल एक बार बर्न होना स्टार्ट हुआ तो वो पूरा ही बर्न हो जाता था। अब यहाँ पर हमने यूज़ करना स्टार्ट करा सॉलिड लिक्विड। अब सॉलिड लिक्विड में प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर जो लिक्विड एटमॉस्फेयर में पहुँचता था या एटमॉस्फेयर से आपको पता ही है, अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को रीच कर जाते हैं तो उसके बाद टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलता है, तो लिक्विड भी सॉलिड बन जाता था। तो सेम सिनेरियो हमें वहाँ पर देखने को मिलता था। उसके बाद हमने यूज़ करा क्रायोजेनिक का। अब क्रायोजेनिक प्रोपल्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन को हम एज अ लिक्विड फॉर्म में एक तरह से स्टोर कर लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के कंटेक्ट में लेकर आते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज करवाते हैं। देन यहाँ पर हमें एक एक्सट्रीम लेवल पर एनर्जी देखने को मिलती है और उससे कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इसको प्रॉपर वे में डायरेक्शन भी कंट्रोल कर पाते हैं और कहीं ना कहीं इसको हम जिस भी ऑर्बिट में पहुंचाना चाह रहे हैं उस ऑर्बिट में पहुंचा पाएंगे। और जो अभी रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है इसमें हम वर्क कर रहे हैं हाइड्रोजनिक लिक्विड का और साथ साथ कैरोसिन का। और हाइड्रोजनिक लिक्विड का जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में लाएंगे, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन हमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ करेंगे। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन का ही हमें यहाँ हम देखेंगे इसको। और उसके बाद स्क्रैम जेट अगर हम देखें, स्क्रैम जेट को कहा जाता है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। अब यहाँ पर जो स्क्रैम जेट है ये एक तरह से एडवांस वर्जन है यहाँ पर रैमजेट का, ऐसे समझ सकते हो आप। स्क्रैमजेट इंजन डिजाइन बाय इसरो यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करा जाएगा और ऑक्सीजन ली जाएगी एटमॉस्फेयर से और देन यहाँ पर उसको ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के कांटेक्ट में लाया जाएगा और ऑक्साइड करवा के उसके बाद यहाँ पर एज अ प्रोपल्शन उसको यूज़ करा जाएगा। स्क्रैमजेट इंजन इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रैमजेट इंजन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर हम स्क्रैमजेट की स्पीड देखें, वेलोसिटी देखें तो 12 to 24 मैच। अब इसका क्या मतलब होता है, साउंड ऑफ स्पीड, साउंड ऑफ स्पीड याद रखना। देन उसके बाद अगर हम बात करें इस तरह से आपको स्क्रैमजेट इंजन देखने को मिलेगा। और आज का जो हमारा क्वेश्चन था इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत हो जाएगी। अभी के लिए गगनयान मिशन में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में इतना ही। होपफुली आपको सभी के सभी जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट जो अभी के लिए बाकी हैं उसको इसरो कंडक्ट करवा लेते हैं और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल वर्किंग कंडीशन में आ जाता है तो डेफिनेटली इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल में एंटर कर जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपको यहाँ पर सभी के सभी क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।